हाँ, तो आप सभी का स्वागत है परिवर्तन पत्रिका के इस लाइव अभी कार्यक्रम में। और आप जैसे कि आप लोगों ने सूचना के माध्यम से जाना ही होगा कि ये जो परिचर्चा आयोजित की गई है, ये डॉक्टर सागर पर जो विशेषांक निकला था, उस संदर्भ में हम लोगों ने ये परिचर्चा आयोजित की है। और इस परिचर्चा में हमारे साथ जो है शोमैन हमारे जो है डॉक्टर सागर जी भी जुड़े हैं। और उसके साथ ही इसी अंक में जो सागर जी पर एक बेहद ज़बरदस्त उन्होंने संस्मरण लिखा है, ऐसे व्यक्तित्व जिनका नाम है DN यादव जी, वो वे भी जुड़े हैं। और साथ में हमारे साथ महेश सिंह जी भी है, परिवर्तन पत्रिका के संपादक। और मैं आप तीनों का, संपादक महोदय का और डॉक्टर सागर जी का और DN यादव जी का, मैं इस परिचर्चा में स्वागत करता हूँ। बहुत खुश उम्मीद है इसमें काफ़ी सार्थक चर्चा होगी। सागर जी से हम बहुत कुछ और भी सुनेंगे जो पत्रिका में छूट गया हो, या DN यादव जी से ऐसे कोई संस्मरण सुनना चाहेंगे जो और भी आगे हम सुनना चाहेंगे, जो उन्होंने लिखने से परे भी और छोड़ रखे हो या छूट गए हो, या वो बातों में आ सकते हैं जो शब्दों में नहीं आ सकते, क्योंकि हम उनका संस्मरण पढ़ते हुए बार बार ये देख रहे थे कि शब्दों से परे बहुत कुछ है, संवेदनाओं को कैसे शब्दों में ढाला जाए, ये समस्या उन्होंने अपने संस्मरण में भी लिखी है। मैं सबसे पहले तो परिचय देना चाहूँगा DN यादव सर का। आप मेरठ में कार्यरत है प्रवक्ता पद पर। और सागर भाई के जो है आप सहपाठी रहे हैं लंबे समय तक। सहपाठी कहने के बजाय ये थोड़ा सा ऑफिशियल टर्म हो जाता है सहपाठी कहना। सहचर और रजनीचर भी रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने उनके संस्मरण से देखा है। और बतचर भी रहे हैं, बातों के साथ में जो है उन्होंने काफ़ी, मैं व्यक्तिगत तौर पर कहना चाहूँगा कि वो जो संस्मरण पढ़ते वक्त मुझे अपने कई दोस्तों की याद आई है। वो भी मेरे बारे में या मैं भी उनके बारे में ऐसे ही महसूस करता हूँ कि बहुत बातें करते हैं और बहुत रोचक ढंग से बातें करते हैं। तो DN यादव सर जो है अभी, जैसा कि मैंने बताया, मेरठ में कार्यरत है। और मूलतः कौशाम्बी जनपद से हैं आप। और JNU से आपने अपनी पढ़ाई की है। और कई प्रोजेक्ट्स पर उन्होंने काम किया है, कई ऐसे काम किए हैं जिनका यहाँ उल्लेख करना मैं ज़रूरी समझता हूँ, जिसमें है गुजरात नरसंहार के बाद जो कमेटी बनी थी, उसमें ये उसका JNU स्टूडेंट की जो एक कमेटी बनी थी, उसका ये हिस्सा रह चुके हैं। रागे राघव की आलोचना दृष्टि पर आपने काम किया है। और उसके अलावा 2001 में आपने महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में जो है अशोक वाजपेयी द्वारा रिसर्च एसोसिएट के तौर पर नियुक्त होकर छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भाषाई मैपिंग का काम किया। तो इस तरह सांस्कृतिक क्षेत्र में, साहित्यिक और रचनात्मक क्षेत्र में आपके काम रहे हैं। और उसकी झलक आपको इनकी खुद एक रचनात्मक संस्मरणों में दिखाई देती है। हिंदी की अगर बात की जाए, संस्मरणों में बहुत अधिक रचनात्मकता का मौका नहीं होता है या दिखाई नहीं देता, लेकिन यादव सर की जो संस्मरण पढ़कर मुझे लगा कि हाँ, ये क्षेत्र अभी बहुत कुछ एक्सप्लोर किया जाना है हिंदी में। और तो मैं आपका स्वागत करता हूँ और आपसे और भी कुछ जानने की इच्छा रखते हैं, संस्मरणों के बारे में भी और पत्रिका के बारे में भी कुल मिलाकर। तो सबसे पहले हम लोग इस फॉर्मल एक तरह के परिचय के बाद, मैं ये भी उल्लेख करना चाहूँगा कि मैं डॉक्टर सागर का परिचय उस तरह नहीं दे रहा हूँ जिस तरह, क्योंकि पत्रिका जिन्होंने पढ़ी है और पढ़ेंगे वो डॉक्टर सागर को खूब जानेंगे। डॉक्टर सागर के बारे में ही पत्रिका है, जीवन के बारे में है और रचनात्मकता के बारे में। रचनात्मकता पर आते हैं तो गीतों के बारे में है, गीतों पर भी आते हैं तो भोजपुरी गीत भी है, हिंदी या बम्बैया गीत, बॉलीवुड गीत भी है। तो इस तरह से फिर उसके बाद आप आते हैं भोजपुरी गीतों में, भोजपुरी कविताओं में। तो इस तरह से सारे क्षेत्रों को समेटने का हम लोगों ने प्रयास किया है। इसमें कुछ कुछ चीज़ें पत्रिका के संदर्भ में, जब से पत्रिका की नोटिफिकेशन महेश जी ने निकाली है तब से आई हैं। उसमें कहा गया कि ये बहुत जल्दबाजी है, जल्दबाजी में आप लोग निकाल रहे हैं, अभी तो सागर जी बहुत छोटे हैं, आगे भी लिखेंगे तब निकाल लेना, या फिर इस तरह से। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुक्तिबोध की एक पंक्ति मुझे सयास याद आ जाती है, प्रयास करने पर याद आ जाती है, क्योंकि बहुत आम पंक्ति है। तो वो पंक्ति है कि तोड़ने होंगे मठ और गढ़। मठ और गढ़ तोड़ने की बात मुक्तिबोध अपनी जवानी में कह रहे हैं, बुढ़ापे में नहीं कह रहे हैं।
तो ये बात आप युवाओं के संदर्भ में ध्यान देने की, कि युवाओं पर सही समय पर ध्यान दिया जाए तो वो और उत्साहवर्धक होता है उनके लिए, और हमारे लिए ये होता है कि हमें सही समय पर सही कविताएं, क्योंकि कहा जाता है बुढ़ोती में क्रांतिकारिता बहुत आगे नहीं जाती। तो सही समय पर मुझे लगता है महेश जी ने ये पहल की है और बहुत ज़बरदस्त अंक निकाला है। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूँ यादव सर को, डीएन यादव सर को, कि पत्रिका के बारे में और महेश जी संपादन कला के बारे में महेश जी के कुल मिलाकर, और सागर जी के बारे में अपने विचारों को प्रस्तुत करें। यादव सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मोबिन साहब। बहुत ही खूबसूरत अल्फाज में आपने जो है स्वागत भी किया है, और बल्कि कुछ बड़े शब्द मेरे लिए प्रयोग किए हैं, तो मैं आपका आभारी हूँ। और मैं तो मुख्य रूप से पाठक ही हूँ। थोड़ा बहुत लेखन का मेरा कभी कभी जब जी करता है, उमड़ करके भाव आते हैं तो मैं करता हूँ। ऐसे ही मित्रों और उनके आग्रह पर कभी कभी लिखता हूँ। लेकिन साहित्य में, संस्कृति में, सामाजिक राजनीतिक विचारधाराओं में और राजनीतिक गतिविधियों में भी मेरी रुचि रही है, अब भी है। तो सबसे पहले तो मैं महेश सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने, जैसा कि आपने कहा, सही समय पर एक प्रतिभा का जो विस्फोट हुआ है और उसका प्रकाशन हुआ है, सारे संसार ने जिसे देखा है, उस एक तरह से कहिए उल्का को, रचनात्मकता की जो उल्का है उसको जो है उन्होंने ग्रैस्प किया, उसे पकड़ा, और पकड़ करके शब्दों में पत्रिका के माध्यम से ढाल करके लोगों तक पहुंचाने का ध्यान आकर्षण है। ये अभी पहला कदम है, मुबारक पहला कदम है लोगों के बीच आने का, लोगों के हृदय में स्थान बनाने का। सागर की रचनात्मकता दशकों पुरानी है, लेकिन उसका जो प्रकाशन है उसको सभी के सामने लाना और उसको लोगों के हृदय में उतारना, और फिर उस पर, उसके बहाने सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर एक बहस तैयार करना, भाषा के संबंध में एक बहस तैयार करना, ये अपने आप में इस पत्रिका की उपलब्धि। तो इस उपलब्धि के लिए महेश सिंह जी को भी और मोबिन साहब आपको, आपका भी इंटरव्यू मैंने पढ़ा बड़ी आत्मीयता से और निर्ममता से भी। आत्मीयता और निर्ममता का जो सदा संतुलन आपने उसमें आपके उस इंटरव्यू में देखने को मिलता है, वो भी बहुत अच्छा है। वो इस अर्थ में अच्छा है कि आपने कोई भी पक्ष छोड़ा नहीं है, और साथ ही साथ उस आत्मीयता को भी बनाए रखा जो सागर की प्रतिभा और उनकी रचनात्मकता के प्रति आपके हृदय में है। तो आप दोनों लोग इस बात के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद के पात्र हैं। और मैं ही नहीं, जो भी पाठक हैं जिन्होंने इस पत्रिका को पढ़ा है, वे सभी हृदय से आपके प्रति आभारी हैं कि आपने भोजपुरी साहित्य के क्षेत्र में, हिंदी के सामान्य साहित्य के क्षेत्र में, मुंबईया गीतों के क्षेत्र में एक नया और एक सुंदर हस्तक्षेप किया है। पहली बात तो मैं यही कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात जो सागर के बारे में कहना है या बताना है, वो चर्चा तो जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग 9 बजे खड़े हुए थे शाम को, और सुबह हो गई थी बातें करते-करते। तो मैं बल्कि मजाक में भी कहा करता हूँ कि सागर तो बातों का भी सागर है। इतनी खूबसूरत बातें और इतने इतने आत्मीय ढंग से बातें करना अगर किसी से सीखा जाए तो वो है सागर। और मुझे लगता है कि गीतों में जो कहते हैं, मैं काफिये में सागर ने कहा है एक जगह पे, इसी पत्रिका में आया है वो जिक्र, कि मैं तो काफिये में जीने वाला व्यक्ति हूँ। दो राय नहीं, केवल काफिये में जीने ही वाले नहीं, काफिये में लिखने वाले गीत भी हैं, और साथ ही साथ बातों में भी काफिया है उनके। ये अपने आप में एक अद्भुत बात है सागर के अंदर। और दूसरी बात मैं सागर के लिए कहा करता हूँ अक्सर कि वो रचनाओं की संभावना का सागर है। संभावना का सागर है। अभी बहुत सारी संभावनाएं सागर में छिपी हुई हैं।
जो अभी उभर करके सामने आएगी दुनिया के सामने। मैं मित्र हूं इस अर्थ में नहीं कह रहा हूं, मित्र हूं कहने का मेरा हक है, आत्मीयता से भी कह सकता हूं, लेकिन मैं एक निर्मम आलोचक के तौर पर भी, सागर का मैं निर्मम आलोचक भी हूं, एक निर्मम आलोचक के तौर पर भी मैं ये कह सकता हूं कि सागर के रचनाओं में, भाषाई कौशल में और संवेदना में इतनी संभावनाएं हैं, भोजपुरी के क्षेत्र में भी और हिंदी के क्षेत्र में भी, कि मैं अक्सर कहा करता हूं कि सागर सागर नहीं है बल्कि संभावनाओं का सागर। आखिरी लाइन में मैंने, आखिरी पैराग्राफ में मैंने संस्मरण में कहा था कि सागर में साहिर साहब की जो संवेदना है, जावेद साहब की जो एक वैचारिकता है, और साथ ही साथ शैलेंद्र की जो संवेदनशीलता है, उन सारी चीजों का मिश्रण, उन सारी चीजों की संभावनाएं, और फिर रचनात्मक रूप में अगर वो संभावनाएं अनुकरण के रूप में सिर्फ आए तो फिर उन संभावनाओं का कोई विशेष रचनात्मक महत्व तो नहीं रह जाता। वे संभावनाएं अगर रचनात्मक रूप में आती हैं, तब तपा करके आती हैं। जैसा कि एक वाक्य मैंने संस्मरण में कहा है कि बंबई में काबा गीत जो है एक तरह से हल्ला बोल है, क्रूर सत्ता की व्यवस्था पर हल्ला बोल है, रचनात्मक हल्ला बोल है। और फिर मैंने अपने से ही ये प्रश्न पूछा, पाठकों के लिए भी ये सवाल उठाया कि क्या फिर वो गीत नारा है? और फिर मैंने ही उसका जवाब ये दिया था कि नहीं, वो गीत नारा नहीं है, नारे उसमें हैं, लेकिन वे नारे रचा करके सागर की अपनी शैली में, उनकी अपनी संवेदना में, उनकी अपने रचनात्मक अनुभव में, जिसे मुक्तिबोध कहते हैं, काव्यात्मक संवेदना जिसे कहते हैं, उसमें वो पक करके तब तपा करके तब निकलता है। और इसीलिए पूरे उत्तर भारत में जिस वक्त ये गीत प्रसारित हुआ था, उस वक्त पूरे उत्तर भारत का, किसी ने बिल्कुल सही कहा इस पत्रिका में, कि एंथम जैसा बन गया था, एंथम की शक्ल अख्तियार कर लिया था। हमारे सीनियर हैं प्रोफेसर कमलेश वर्मा जी, जब ये गीत आया था तो उन्होंने एक बड़ी ही मार्मिक टिप्पणी की थी कि बहुत सौभाग्यशाली कविताएं होती हैं वो जिनको सूक्ति का दर्जा मिल जाता है, जो लोगों की जबान पर चढ़ जाती है। सागर का ये गीत, और यही गीत नहीं है, ये तो प्रकाशित हुआ है, ये गीत जो है लोगों के सामने आया है यूट्यूब पर, और मुंबई के एक भव्य मंच से आया है, तो इसलिए लोगों ने इस पर ज्यादा ध्यान दिया है। शेष कविताओं को भी अगर आप पढ़ें तो उन कविताओं में भी इस प्रकार की सूक्ति परकता भी है, और वो संवेदनात्मक सूक्ति परकता है। कोई सोचे कि नीतियों की तरह की बातें हैं, नहीं, बिंब परक सूक्तियां हैं उसमें। कई कविताएं हैं, उन्हें अगर हम पढ़ें, उन्हें देखें, गीत ही है, मुंबईया गीत ही है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति जो है वो यथार्थ को पाने के लिए अपने सारे तितली जो है अपने पंखों को कुर्बान कर देती है। कितनी बड़ी विडंबना, कितनी बड़ी वेदना, कितनी बड़ी विवशता एक पंक्ति में रच दी गई है कि जिस चीज की दौड़ है उसको पाने के लिए उन सारी चीजों की कुर्बानी देने को तैयार हैं, जिससे कि उसकी शोभा है, जिससे कि उसका अस्तित्व है, जिससे कि उसका व्यक्तित्व है। क्या आयरनी है, क्या विडंबना है कि हम पा उसे रहे हैं जिसको हम सब कुछ खो करके उसको पाने की दौड़ में। हमारी सीनियर हैं डॉक्टर कंचन भारद्वाज जी, मैं उनके लेख को देख करके बड़ा हर्षित हुआ, प्रफुल्लित हुआ, और बड़ा ही अच्छा लगा मुझे कि उन्होंने पूरी कविता की एक स्त्रीवादी व्याख्या प्रस्तुत की है। वो जो एलिनेशन थियरी है कि आज की व्यवस्था, आज का ये सिस्टम इतना क्रूर हो चुका है कि मनुष्य से मनुष्यता ही छीन ली, उस मनुष्य, वहां पर मजदूरों की बात है,
लेकिन एक स्त्री की मनुष्यता कैसे छीन रहा है ये समाज, ये व्यवस्था, उसकी अनुभूति उनको इनकी इस कविता को पढ़ करके हुआ मुंबई में काबा। तो ये किसी कविता की रचनात्मकता की, उसकी संभावनाओं, उसकी शेड्स, उसकी छाया की ताकत है कि वो कितने दिलों को किस प्रकार से छूती है। तो फिलहाल ओपनिंग रिमार्क में मैं यही कहना चाहूंगा। आगे फिर उसके बाद आप जो चर्चा छेड़ेंगे, जब मिल बैठेंगे हम चार यार, तो फिर कुछ न कुछ आगे बातें होंगी। जी, धन्यवाद। तो ये तो रहा ओपनिंग रिमार्क। अब मैं इन सारी चीज़ों के बारे में और पत्रिका में जो लेखकों ने और साक्षात्कारकारों ने या फिर स्मृतियों के झरोके से जिन लोगों ने लिखा है, उनके बारे में सागर जी के विचार जानना चाहेंगे, या सागर जी ने उन सारी चीज़ों को कैसे देखा है, कैसे समझा है, और जैसे कि बताया उनमें क्या संभावनाएं उनमें भी दिखाई देती है। इसके बारे में अब हम सागर जी से जानेंगे। सागर जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आप तीनों विद्वान सामने दिख रहे हैं और आप सब इतना अच्छा बोल रहे हैं कि मुझे सच में गद्य में मैं बहुत कमज़ोर हूँ बोलने में। आप लोग जिस प्रवाह में बात कर रहे हैं, बहुत ही मेस्मराइजिंग आप लोग सच में बोल रहे हैं। तो मैं क्या है कि एक तो मैं थोड़ी मसरूफियत से गुजर रहा हूँ, तो मैंने जितने सारे मैंने लेख को पढ़े और बहुत सरसरी निगाह से बहुत जमा के मैं पढ़ नहीं पाया। शुरू में ही जो एक डीएन की आर्टिकल को पढ़ा और कंचन जी का, राकेश पटेल और शिप्रा जी हैं, मैं ऑलमोस्ट सबको देखा, लेकिन बहुत ही गंभीरता से मैं जिसको एंजॉय करना कहते हैं, अभी मैं उसमें उतरा नहीं हूँ। अभी फ्री होने के बाद कुछ प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं तो उन्हें पूरा करके मुझे देना है। और चूंकि ये बहुत ज़्यादा है, लेख बहुत ज़्यादा है, कुल मेरे ख्याल से 100 पेज के आसपास का है, तो अच्छी खासी वो है, उसके पेजेस अच्छे खासे हैं। तो मैं बहुत सरसरी निगाह से देखा हूँ और अब उसमें सबसे ज़्यादा ये है कि मेरी तो तारीफी या अपने मुंह मियाँ मिट्ठू क्या बनना, उसको ज़्यादा उस पर बोलूँगा तो वो मैं ही अपने बारे में ज़्यादा बोलने लगूंगा। तो आप लोग बोल रहे हैं, अभी धर्म नारायण बोल रहा था, क्लासमेट है तो हम लोग ऐसे ही बात करते हैं। तो धर्म की बातें, ये तो मतलब गद्य का जादूगर आदमी है। गद्य में सच में आप सुन ही रहे थे, देख रहे थे कि क्या अंदाज है बोलने का, और चाहे जिस रवानी में बोले, शब्द इतने सटीक और वाक्य विन्यास इतने खूबसूरत तरीके से बन के इनके मन के भीतर से और जबान से बाहर वो शब्द निकलते हैं कि मजा आ जाता है। तो मैं आपको, अब मैं क्या बोलूँ, आप बहुत अच्छा लिखा है सबने, सबका मैं इस परिवर्तन के इस मंच से मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। सबको मेरा सलाम पहुँचे। मेरे ख्याल से सब लोग जुड़े होंगे, सब लोग देख रहे होंगे। क्या सबको नहीं जोड़ा गया था क्या इसमें? सिर्फ हम 4 लोगों को ही जोड़ना था क्या? जी हाँ, अन्य लेखकों को नहीं जोड़ा गया है इसमें? कुछ मसरूफियत उनकी भी है और कुछ सीमाएं हमारी भी है। अच्छा, मसला दोनों तरफ था। तो दोनों तरफ है। ओके ओके, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सारे लोग जुड़े होंगे। कुछ जी कुछ हाँ। मैसेज मेरे पास आ रहे थे, जी हाँ। तो मुझे लग रहा था कि ऑलमोस्ट लोग जुड़े हुए हैं। तो जी। आप सब सुन रहे हैं, आप सबको हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करता हूँ कि मुझ जैसे अदना राइटर को आप सब ने ये जगह दी, इतनी तवज्जो आप सबकी तरफ से मुझे मिली है, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं चाहूँगा कि मोबिन भाई आप बोलते रहें और महेश जी बोलें, और बीच में धर्म फिर उन सवालों से गुजरते हुए अपनी बात रखें, तो शायद ये प्रोग्राम बहुत खूबसूरत होगा।
शुक्रिया सागर जी। मैं अब पत्रिका के संपादक की ओर जाना चाहूँगा, क्योंकि एक मुद्दा मुझसे भी छूट गया प्रस्ताविक में या शुरुआत में, और जो पत्रिका का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। चूँकि संपादक ये जिन्होंने पढ़ा उन्होंने जाना होगा, इसमें भोजपुरी और भोजपुरी कल्चर और भोजपुरी संस्कृति और भाषा और गीतों और कविताओं सबको समेटने का प्रयास महेश जी ने संपादकीय में किया है। और उसमें एक चिंता है और हल्का सा आरोप भी है। हिंदी के कई बड़े नामों पर हल्का सा आरोप कहूँगा मैं, तो उसके बारे में महेश जी और थोड़ा विस्तार से बताएं। और दूसरी बात, भोजपुरी की जो चिंता है सागर जी से कैसे जुड़ती है और ये अंक में वो कैसे आप उसको प्रतिबिंबित करते हैं, ये मैं महेश जी से जानना चाहूँगा। संपादकीय में जो बातें कही गई हैं उसको भी और थोड़ा विस्तार से जानना चाहूँगा महेश जी। महेश जी का शायद ऑफ है क्या? आवाज नहीं आ रही है महेश जी। हाँ, माइक ऑफ हो गया था। मैं असल में चलिए आगे बढ़े। ये कमेंट भी आ रहे हैं, उसको भी लाइव करना है, तो टेक्निकल कार्यक्रम भी मेरे जिम्मे है, तो थोड़ा सा उसमें व्यस्त हो जा रहा हूँ। खैर, जैसा कि आपने मोबिन भाई आपने कहा कि भोजपुरी की जो चिंता है बड़ी बड़ी जिनमिन चिंता है वो, क्योंकि जो संपादकीय में मैंने जो लिखा है उसमें सागर भाई और इस अंक के बारे में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं की है। मैंने अपनी बात जो भी रखी है वह भोजपुरी की इस वर्तमान दशा को देखते हुए वह चिंता जाहिर की है, और उसमें काफ़ी हद तक सच्चाई भी है, मैं ऐसा मानता हूँ। खासकर तब जब भोजपुरी क्षेत्र में बड़े बड़े रचनाकार, बड़े बड़े आलोचक, बड़े बड़े लेखक जो है जन्म लिए, हिंदी में अच्छा काम किया, बहुत काबिले तारीफ है उनका काम, बहुत बेहतर काम है उनका। आलोचना के कई ऐसे लोग रहे हैं जो शीर्ष पे भी रहे हैं, बावजूद इसके मैं देखता हूं कि भोजपुरी पे उन्होंने अपनी टिप्पणी ढंग से नहीं की है, कोई चिंता जाहिर नहीं की है भोजपुरी को लेकर के, भोजपुरी की रचनात्मकता को लेकर के, भोजपुरी के लोकगीतों को लेकर के, भोजपुरी के वो जो भोजपुरी का जो संसार है, पूरा बहुत बड़ा संसार है। आप देखेंगे विदेशों तक भोजपुरी फैली हुई है, ट्रिनिडाड से लेकर के जो है मॉरिशस तक, भोजपुरी का एक अलग, मॉरिशस तक, सूरीनाम तक, ये तमाम जो है फैला हुआ है, उसका विस्तृत क्षेत्र है। और बोलने की संख्या भी आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा है। संख्या के मामले में भोजपुरी सबसे बड़ी भाषा, मैं कहूँ कि सबसे बड़ी भाषा है, लोग बोली कहते हैं। पिछला अंक जो हमने निकाला था उस अंक में इस भाषा और बोली पे बहस चली है, और उसके अध्ययन के बाद मैं इसी निर्णय पे पहुंचा हूं कि जो लोग बोली कह करके इन भाषाओं को बच निकलते हैं वो कहीं ना कहीं गलती करते हैं। रामविलास शर्मा और जो है किशोरी दास वाजपेयी भी इस बात का समर्थन करते हैं। तो खैर, तो एक बड़ा संसार है और बड़ी इसमें एक तरह से कहें कि स्पेस भी है चीजों को लाने में। आप लोक की चीजों को, आप इसी अंक में आप देख लीजिए, सागर भाई ने अपने इंटरव्यू में या अन्य जगह तमाम इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि जतसार से निकले हुए हैं ये। और जतसार एक ऐसी चीज है कि जो महिलाएं हैं, मैं भी बचपन में अपने इन चीजों को देख चुका हूं। बचपन में देखता था कि माँ और दादी जाते पे सुबह 4 बजे ही बैठ जाती थी, और 4 बजे बैठने के बाद वो जाता घंटों चलता रहता था, और सुबह होते होते 7-8 बजे तक 4 किलो 5 किलो आटा पीसा जाता था उन लोगों से। 2 महिलाएं बैठ करके पीस देती थी। लेकिन इस बीच में जो ताकत, जो शक्ति का काम करता था, वह उनके गीत होते थे। और उन गीतों में आप देखेंगे कि कितना बड़ा दर्द है, उस दर्द को बयां करते हुए वे सब नजर आते हैं उसमें। तो उन गीतों में बड़ी रचनात्मकता है, उन गीतों में बड़े भाव छुपे हुए हैं, बहुत पीड़ा छुपी हुई है। उस पीड़ा की तरफ हमारे आलोचकों ने ध्यान नहीं दिया। मैं इसी बात को कहना चाहा हूं उस अपने संपादकीय में, और मुझे लगता है कि एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है उनकी
कि आप इस मिट्टी में जब जन्म लिए हैं तो आप इस पे बात करें। अगर वो राह भटक रहा है, जो एक दिशा आजकल जो है फूहड़ गानों की तरफ देख रहे हैं कि पूरे किसी भी राज्य में चले जाइए और भोजपुरी का नाम लेते हैं तो लोग उसको इस नजर में देखते हैं कि ये तो अश्लील गाना है, अश्लील गीत है, अश्लील संसार है। कम से कम इससे बचा जा सकता था अगर आप थोड़ी सी नजर गार्जियनशिप की तरह भी अगर अपनी नजर रखते कि आप एज ए गार्जियन उसको देखते तो शायद यह दिन ना देखना पड़ता। जी महेश जी, ये आपने अपनी बात रखी गार्जियनशिप की बात, और आपने जत्सार की याद दिला दी। एक लेख भी है पत्रिका के इसी अंक में कि जत्सार से निकला हुआ गीतकार। तो जत्सार यहाँ पर लोक है, लोक है जी, वंदना जी का लेख है। जत्सार यहाँ पर लोक है, जिसका इंटरव्यू में ही नहीं कई जगह और साक्षात्कारों में भी सागर जी बार बार उल्लेख करते हैं कैसे चाची और माता जी गीत गाया करती थी और उससे सारी चीजें। लेकिन दूसरी तरफ आज का समय है जो शेयर सब्सक्राइब एंड वाला समय है एंड कमेंट वाला समय है, जिसका सागर जी ने किसी और इंटरव्यू में उल्लेख किया है। तो इसके चक्कर में क्या होता है कि लोग चाहते हैं कि ऐसे गीत बने, लोग ऐसे ही देखते हैं, ऐसे ही गीतों को लोकप्रियता मिलती है और मार्केट जो है उसको प्रोड्यूस करता जाता है। तो कहीं ना कहीं लोग का लॉजिक जो है दोनों जगह आ रहा है। आप अगर गौर करेंगे कि एक ऐसी रचनात्मकता में आ रहा है जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सागर भाई की रचनात्मकता हो या सागर भाई के हवाले से अगर बात की जाए तो एक पूरी परंपरा है लोक साहित्य की और लोग से प्रेरणा लेकर लिखी हुई साहित्य की। हजारी प्रसाद द्विवेदी का वो कथन आप लोग याद कर लीजिए कि लोग से प्रेरणा पाता है वाला। तो ये सारी चीजें हम दोनों जगह लोक का हो रहा है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब में भी लोक है और सागर भाई जैसे कई रचनाकारों में और बेहतरीन रचनाकारों में भी लोक है। तो लोक का दोनों जगह अलग अलग इस्तेमाल है। तो यहाँ पर मैं महेश जी की बात को फिर से वहीं पर लाना चाहूंगा कि उसके जो पहरुआ है, पहरेदार जो थे, जो हिंदी में बड़े नाम हैं, उनको अपने समय पर अपनी मातृभाषाओं पर ध्यान देकर उस तरह से पहरेदारी करनी चाहिए थी या अभी भी करनी चाहिए, जिसकी जिम्मेदारी जो है युवा उठा रहे हैं। मुंबई से बैठकर सागर जी एक रैप सॉन्ग निकालते हैं जो अपने वक्त की मांग है और अपनी मातृभाषा में निकालते हैं, जिस पर देश झूमता ही नहीं कि वो बिटिया वाली लाइन पर जिसके आंखों में आंसू ना आए फिर वो जीवित होने का प्रमाण देना पड़ेगा उसे कि हमारी बिटिया जो है। या फिर पॉलिटिकल लाइन की अगर बात की जाए तो मुंबई का बंबई का मुंबई कब हुआ, वो वाला जो कथन आता है उस गीत में, वो आप गीत सुनते हैं और आपको याद भी होगा। तो वो जो एक अपने आप में बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि मुंबई कब हो गया है। तो आप लोग देखेंगे कि लोग का लॉजिक हर जगह जुड़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं भाषा से होते हुए, लोक भाषा से होते हुए जाती है। मैं डीएन यादव सर के पास फिर से जाना चाहूंगा इस परिचर्चा में, दूसरा राउंड मान लीजिए आप इसको। तो हम लोग इसी बात को आगे बढ़ाएंगे कि अश्लीलता एक तो होती क्या है और वो भोजपुरी में आने के और क्या कारण हो सकते हैं। जैसे कि मैंने इंगित किया कि एक मार्केट हो सकता है लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला, और आजकल ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अश्लीलता भोजपुरी में या ही नहीं और भी जगहों पर फैलाई और उसी को अपने कचरे को साफ करने के लिए सांस्कृतिक टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सत्ता का भी कर रहे हैं कई जगह देखा जाए तो इस सब पर मैं या डीएन यादव सर की टिप्पणी चाहूंगा। जी मोबिन जी, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। असल में जो लोक वाली बात आप कह रहे थे, लोक भी कोई एक जिसे कहिए आश्मीकृत मोनोलिथिक टर्म नहीं है, उसके भी कई रूप हैं। अगर मैं सागर की रचना के बारे में बात करूं, उसी के संदर्भ में फिर मैं आगे जोड़ते हुए उस बात को आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, मैं अवधी और बघेली के बीच के क्षेत्र का व्यक्ति हूं, लेकिन सागर की कविताओं और उनकी संवेदना की यह ताकत है कि मैं भोजपुरी के प्रति एक गहरे अनुराग से जुड़ गया। एक मैंने इसमें लिखा भी है, थोड़ा सा व्यंग्यात्मक शैली में लिखा है उस बात को कि बहुत सारे लोग लटके झटके साधते हुए लोकगीत लिखने का एक आडंबर रचते हैं। लोक में निरा
दर्द, संवेदना, खुशियां, भाईचारा, मेलजोल सिर्फ यही हो ऐसा नहीं है। लोक में तरह तरह के भेदभाव, लोक में तरह तरह की विषमताएं, विडंबनाएं, क्रूरताएं भी हैं लोक में। उन सभी शेड्स को, उन सभी पक्षों को संवेदना की आग में पका करके एक परिपक्व लोक रचना, लोकगीत अगर सामने लाया जाता है तो उसका जो प्रभाव है, मैं कहा करता हूं अक्सर, हमारे एक मित्र हैं, नाम नहीं लूंगा, उनकी जो अश्रु गलित भावुकता है कि बात बात में आंसुओं का, बात बात में मां का, बात बात में इनका उनका जिक्र करके और लोगों के दर्द को उभारना, और वो बनावटी दर्द भी जो एक होता है जो स्वाभाविक है, पीड़ा से उत्पन्न हुआ है, उत्पीड़न से उत्पन्न हुआ है, और एक दर्द है जो हम दर्द का व्यापार करते हैं, तो उसको जो उभारते हैं और फिर कहते हैं कि देखिए कितना लोक संवेदना उभर करके इसमें आई है। तो मैं ये कहा करता हूं कि लोक संवेदना नहीं है, ये आपका आडंबर है जो लोक के बहाने आप प्रकट करना चाहते हैं। मेरे इलाके में, जहां से मैं हूं, कौशाम्बी इलाहाबाद के इलाके में, वहां तो मुहावरा है, कोई बुरा नहीं मानेगा, भोजपुरी भाषा का, अधिका भाषा का मैं सबका सम्मान करते हुए ये कहता हूं कि जब कोई अश्लील बात कहनी होती है या अश्लीलता की ओर इशारा करना होता है तो कहते क्या भोजपुरी सुना रहा है। आप देखिए एक इतनी सुंदर भाषा का, जिसमें करोड़ों करोड़ लोग अपने सुख दुख संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, जो बड़े से बड़े साहित्यकारों की भूमि रही, बोली भाषा रही है, उस भूमि की बोली भाषा रही है, उसको दूसरे इलाकों में ये कहा जाता है, कुछ इलाकों में, कि क्या भोजपुरी सुना रहा है। भोजपुरी सुना रहा है मतलब कुछ इधर उधर की बातें बता रहा है, कुछ अश्लील बातें बता रहा है। बातों बातों में कहते हैं, कौशाम्बी में जहां मैं हूं वहां कहते हैं महिलाएं आपस में कही, आज तो उसको इतनी भोजपुरी सुनाया उसने कि उसकी तबीयत ठंडी हो गई। अब आप समझिए कि क्या, किस स्तर पर हमने भाषा को पहुंचा दिया है, किस स्तर पर भाषा के प्रति हमने क्या भाव रखा है। और है भी, मेरे बचपन में, मैं बहुत आज से 30 साल पहले की बात बताता हूँ, उस जमाने में वो महिलाओं की तस्वीरें, वो रिकॉर्ड्स में, वो गोल गोल से रिकॉर्ड आया करते थे, उनमें हुआ करती थी, और फिर उसमें पटवारी का लड़का क्या कर रहा है और फलाना क्या कर रहा है और ढिमाका क्या कर रहा है, इसी प्रकार के भोजपुरी में गीत हुआ करते थे। तो उन गीतों को सुन करके हमें बाद में चल करके, हमारे एक चाचा जी थे, वो शारदा सिन्हा के गीतों के बड़े प्रेमी थे, तो उनके माध्यम से फिर वो टेप रिकॉर्डर में मैंने कुछ गीत शारदा सिन्हा के सुने। लेकिन उससे पहले तो मुझे ये लगता था कि भोजपुरी का मतलब है इस प्रकार के गीत, जो ये सड़क पर गाए जाने वाले लोगों के गीत हैं। हो सकता है वो इलाका पिछड़ा रहा हो सकता है मेरी समझ कमजोर रही हो, लेकिन कुछ भी रहा हो, अगर मुझे उस बात का आभास हुआ है और उससे मैं दो चार हुआ हूं और आज आपके सामने प्रकट कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं हमने भाषा के साथ जो हमें व्यवहार करना चाहिए था, भाषा के पहलू जिनकी बात आपने अभी कही है, उनकी जो जिम्मेदारी थी, कहीं ना कहीं उसमें चूक हुई है। उस चूक की लंबे अरसे से जो ये चूक होती रही है, या जानबूझ करके पूंजीवादी व्यवस्था के कारण पैसा कमाने के लिए भाषा का जो अपमान, भाषा के साथ जो दुर्व्यवहार होता रहा है, उसको दूर करने का जो बीड़ा हमारे बिल्कुल युवा साथी डॉक्टर सागर और उनके निर्देशक जो हैं, उन्होंने मिल करके जो उठाने का बीड़ा उठाया है, जो वो अपने आप में अद्भुत है, वो अपने आप में क्रांतिकारी कदम है, ऐसी पहल है वो। उसी में महेश जी ने अपना योगदान कर दिया है। जैसे प्रेमचंद ने हंस के बारे में जब पहला अंक निकाला था तो संपादकीय लिखा था कि भाई हंस की औकात क्या है, यही है जैसे समुद्र बन रहा है और उसमें गिलहरी जैसे थोड़ा थोड़ा अपना योगदान कर रही है, और राम के उस पुल को समुद्र बन रहा है, मैंने कह दिया, पुल बन रहा है समुद्र पर, और उस पुल को बनाने में गिलहरी भी थोड़ा थोड़ा अपने नन्हे पंजों से जो रेत ला सकती है ला रही है।
तो वो काम महेश जी ने किया है कि उस दुष्चक्र से, अश्लीलता के दुष्चक्र से, एक दिखावे की भोजपुरी और दिखावे का आडंबरपूर्ण लोकगीतों का जो व्यवसाय चल रहा है, उससे मुक्त करने का, वास्तविक संवेदना को, वास्तविक संदेश को, वास्तविक काव्यात्मकता को उभारने का जो कार्यक्रम इन सारे लोगों ने मिलकर के छेड़ा है, उसमें आपका भी ये महत्वपूर्ण योगदान है। और मैं समझता हूं कि ये सही समय पर बड़ा ही हस्तक्षेपकारी कदम आपने उठाया है इस पत्रिका के माध्यम से। एक बात और कह करके मैं आगे बढ़ूंगा कि सागर के जो गीत हैं, जो बिंब है, जो भाषा है, जो विषय वस्तु है, वो मैंने एक जगह लिखा है कि सागर अपने को कहते हैं कि मैं करूं क्या, मुझे कोई आयास नहीं करना पड़ता है, प्रयास नहीं करना पड़ता है। जब मैं रचनात्मकता की साधना में रहता हूं, ये कोई आध्यात्मिक बात नहीं है, एक रचनात्मक बात है कि जब मैं उस मुद्रा में होता हूं, जब मैं उस भावावेग में होता हूं, तो मुझे अनायास उस यात्रा पर निकल जाना पड़ता है जिसके लिए मुझे कोई अलग से कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे शब्द, मेरी विषय वस्तु, मेरी संवेदना लौह में ये सोने की तरह जो है बिल्कुल खरे और तपे हैं, उनमें बनावट नहीं है, उनमें लेप नहीं है। मुझे इस बात से बड़ी चिढ़ हुआ करती है, चाहे वो अवधी में हो और चाहे वो भोजपुरी में हो या चाहे और भी लोक भाषाओं में हो। दुकान सजा रखी है, बहुत सारे लोगों ने दुकान सजा रखी है, उन्हें अपना नाम करना है, उन्हें अपनी दुकान को आगे बढ़ाना है, तो उन्होंने तरह तरह के शब्द, तरह तरह की मुद्राएं, जैसे कोई तांत्रिक नहीं होता है नकली तांत्रिक, तो वो मुद्राएं साध लेता है और लोगों को, जो साधारण लोग होते हैं, उन पर प्रभाव डालने के लिए वो तरह तरह के आडंबर करता है, डिम रचता है। हमारे यहाँ उसे डिम रचना कहते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग लोक भाषाओं में डिम रच रहे हैं, वो काव्य नहीं रच रहे हैं। उनके पास वो पूंजी नहीं है जो सागर के पास है, उनके पास वो दुख दर्द, वो प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है जो तप तपा करके, गल गला करके, संवेदना का अंश बन करके अनायास निकल रहा। वो डिम रचते हैं, वो पहले भभूति तैयार करते हैं, पहले वो पूरा माहौल बनाते हैं, फिर शब्दों को ला ला करके खांचे में फिट करते हैं और खांचे में फिट करके फिर उसे प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि उन्हें लोक कवि सिद्ध कर दिया जाए। स्वाभाविकता देखिए आप, स्वाभाविकता आप देखिए, जो लोक कविताएं लिखी जा रही हैं, लोकगीत लिखे जा रहे हैं, या तो वो उन निरक्षर महिलाओं के, निरक्षर पुरुषों के स्वाभाविक गीतों को ला करके उसकी डुप्लीकेसी कर रहे हैं, और या फिर वो डिम रचते हुए खांचे फिट करके कुछ लटके झटके कुछ शब्द, जैसे राग दरबारी में श्रीलाल शुक्ल ने फिल्मी गीतों के शब्दों की एक लड़ी दी है कि रंगनाथ जब वो गीत सुन रहा होता है तो वो कहता है कि लेखक कहता है, नरेटर कहता है कि रेडियो से इसकी वर्षा हो रही है, मोहब्बत, प्रेम, तमाम तरह के 40, 50, 100, 100, 150 शब्दों की उन्होंने लड़ी दी है। ऐसे डिम रचने वाले नकली लोक गीतकार भी बहुत सारे हैं जो खांचे में इन तरह के शब्दों को ला ला करके और कहते हैं कि अब हमें जो है लोक कवि बना दिया है। इससे भी नुकसान हुआ है, इससे भी गहरा नुकसान हुआ है। आप YouTube पर देखिए, हजारों चैनल चल रहे हैं लोक भाषाओं के, अवधी में भी, भोजपुरी में भी, जिन्हें अवधी और भोजपुरी की भाषा, उसकी संवेदना, उसके समाज से कोई खास सरोकार नहीं है। उसमें वो ना तो गुजरे हैं, ना पसरे हैं, ना उसको अपने मन में, हृदय में बसाया है, लेकिन उसका कारोबार कर रहे हैं। और उस कारोबार के माध्यम से, अच्छा, जो सामान्य व्यक्ति है जिसका साहित्य के अध्ययन अध्यापन से ज्यादा लेना देना नहीं है, वो उनको प्रतिमान मान रहा है कि अवधी मतलब ये, भोजपुरी का मतलब ये जो वीडियो पर चल रहा है ये। मेरे कौशाम्बी के कई लड़के हैं, वो भोजपुरी में गीत लिख रहे हैं, भोजपुरी में गीत गा रहे हैं, उन्हें भोजपुरी का अल्फाबेट भी पता नहीं है, उनका प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं है उनके पास, लेकिन उनका कारोबार चल रहा है, वो हजारों हजार कमा रहे हैं। तो व्यावसायिकता,
अश्लीलता और साथ ही साथ नकलीपन, एक प्रकार का आडंबर, इन तीनों चीजों से सभी लोक भाषाएं ग्रस्त हैं। और साथ ही साथ वो, अच्छा, जो दूसरे लोग हैं वो मस्त हैं अपनी इस बात पर कि हमें क्या करना है इन बातों से। तो सागर जैसे जब सीरियस व्यक्ति, गंभीर व्यक्ति इस क्षेत्र में आते हैं, महेश सिंह जी जैसे संपादक उभर करके आते हैं और नया एक मंच देते हैं और उस पर बहस के लिए तैयार होते हैं, तो एक नई राह खुलती है। और मुझे उम्मीद है कि आगे चल करके सागर की रचनात्मकता के माध्यम से भोजपुरी में और कई नई राहें खुलेंगी। पुराना उसका क्लासिकल साहित्य है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन आज के समाज और युग को जिस भाषा में और जिस प्रकार से सागर ने स्वर दिया है, वो अपने आप में अद्भुत है, वो अपने आप में अनोखा है। धन्यवाद। अब मैं फिर से सागर जी के पास आना चाहूँगा इस बात को लेकर कि ये इसी बात को आगे बढ़ाते हुए लोकगीतों का तो एक अथाह सागर हर भाषा या हर जनपद में होता है। उसके अलावा उसमें जो है नई तकनीक के साथ जो है नए बदलाव आते जाते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन अब लोकगीतों में भी चले गए हैं, कंप्यूटर भी लोकगीतों में चले गए हैं। पहले लोकगीतों में विदेशिया तक और वह सारी चीज़ें होती थी कि प्रेम, प्यार, मोहब्बत और अपना दुख दर्द औरतें बांट रही है। लेकिन अब जो है मोबाइल भी चला गया है, वीडियो कॉल भी चला गया है लोकगीतों में। तो इस तरह के बदलाव जो है लोकगीतों में लाने के लिए, जैसे आपका रैप सॉन्ग भी एक लोकगीत का ही प्रकार हुआ, भले ही वो भारतीय लोकगीत का ना हो। तो इस तरह से आप जो है लोकगीतों को रचते समय या अपने गीतों को रचते समय कैसे अपडेट करते हैं? खासकर मैं ये बात आपको भोजपुरी के गीतों के संदर्भ में पूछ रहा हूँ आपके। जी मोबिन भाई, क्या है कि जो भी बोलचाल की जबान होगी, जो समाज, जिस समाज में हम रह रहे हैं, जिस हम कंटेम्प्रेरी दौर में जी रहे हैं, उस दौर की जो शब्दावली होगी वो तो आएगी। अब चिट्ठी नहीं लिखी जा रही है तो चिट्ठी की बात लोग नहीं कर रहे हैं। अब जैसे मिस कॉल मार तड़ू किस देबू का, तो अब उसमें मिस कॉल ही आएगा। उस समय अभी क्या है कि सब फ्री हो गया है, तो लोग मिस कॉल मारना और मिस कॉल का इस्तेमाल करना छोड़ दिया। जब ये गाना आया था उस समय मिस कॉल मारा जाता था। किसी के पास पैसे हैं, किसी के मोबाइल में पैसे नहीं है, तो मिस कॉल मारना, या मैंने भी अपने गाने में तो इस्तेमाल किया ही है। इस तरह की शब्दावली का मैंने भी इस्तेमाल किया ही होगा। मेरे ख्याल से बेबबनी में इसका मैंने इस्तेमाल किया। जियरा के नेटवर्क तू धरई तू, ऐसे है। कैसे है, तू रतिया के तू ऑनलाइन आई तू, रतिया के तू ऑनलाइन आई तू, जियरा के नेटवर्क तू धरई तू। तो अब ये जो गाना है, अनुभव सर के ही प्रोडक्शन से ये गाना आया था कि रतिया के तू ऑनलाइन आई तू, जियरा के नेटवर्क तू धरई तू। बात वही हो रही है, मेटाफर वैसे ही गढ़े जा रहे हैं, लेकिन नई टेक्नोलॉजी है, नए तरीके से बातें हो रही हैं, तो ये शब्दावली तो अमूमन गीतों में आएंगे। और लिखते हुए जब हम बाजार के साथ जुड़े हुए हैं, खास तौर से हम मुंबई में बैठे हुए हैं, जिसमें कि बिल्कुल बाजार के बीच में बैठे हुए हैं, हमें वही लिखना है जिसमें कि हम लिख के अपने माल को बेच सकें। अभी का वाकया बता रहा हूँ, एक हफ्ता पहले का वाकया है कि एक जी गंगा चैनल है जिसपे एक भोजपुरी सीरियल आने वाला है। सीरियल का नाम है कन्या प्रधान। कन्या मतलब घर की दुल्हन जो है वो अनपढ़ दुल्हन प्रधान बन जाती है, फिर वो क्या क्या फैसले लेती है। मैंने उसमें गाना लिखा, उसके लिए मैं गाना लिख के मैं बहुत खुश हो गया। क्योंकि कुछ लाइनें इसलिए सुना रहा हूँ कि हुआ यूं कि जब मैं लिख के चैनल को भेजा तो चैनल को बात समझ में नहीं आई, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो उसमें शब्दावली थी वो मेरी दादी वाली शब्दावली थी।
खोइछा में भरेली सूरज रे चांद ऐसन कनिया प्रधान, उसमें एक लाइन है, सोनवा के खोता में सहेज के रे पखिया, अंगना निरेखे रोज चिड़ई के अखिया, खोइछा में बांधेली सूरज रे चांद ऐसन कन्या प्रधान। तो अब खोइछा में सूरज चांद बांधना, सोनवा के चिड़ई में सहेज के रे पखिया, अंगना निरेखे रोज चिड़ई के अखिया। नहीं समझ में आया होगा, क्रिएटिव जो चैनल में बैठे हुए लोग हैं, मेरी बात नहीं समझ में आई होगी, क्योंकि ढेर सारी शब्दावली उस जमाने की है कि मैं अपने दादी से अटैच था जब मैं गांव में था, तो ऑलमोस्ट मेरे लिरिक्स में मेरी दादी के शब्दावली आती है। तो चूंकि मुझे पैसे चाहिए, पैसे कमाना है रोजी रोटी के लिए, वो लिरिक्स खारिज हो गया। फिर मैंने लिखा, फिर मैं माँ और चाची वाले रेंज में आया। क्या बात, वो रेंज में आया तो गाना सेलेक्ट हो गया। अभी मेरे ख्याल से 1 हफ्ते में गाना आपको टीवी पे सुनाई देने लगेगा, 1 हफ्ते के बाद आ जाना चाहिए चैनल पे। तो वही है कि हम जिस दौर में होते हैं उस दौर की चीजों को लेके आना ही पड़ेगा, नहीं लेके आएंगे तो उनका कहना है कि अरे ये पता नहीं लोग समझेंगे कि नहीं, ये खोइछा क्या है। फिर मैंने आचरा कर दिया, आचरा में बांधे ली सूरजवा रे चांद ऐसन कनिया प्रधान, तो हो गया है। तो ये जो बाजार है वो, उसमें हमको बाजार के एतबार से चलना होगा। हम ये इन चीजों का भी ध्यान रखते हैं। हमारे साथ कई चैलेंजेस होते हैं गाना लिखते हुए। पत्रिका के लिए कविता लिखना निहायत अलग बात है, फिल्मों में और बाजार के बीच में बैठ करके गीत लिखना निहायत अलग बात है। क्यों? क्योंकि हमारी नजर में स्क्रिप्ट होगी, स्क्रिप्ट और सिचुएशन के एतबार से हमें तस्वुर में जाना है। हमारे पास म्यूजिक डायरेक्टर की दी हुई धुन है, जिस धुन के फ्रेम में रहना है। तो धुन, स्क्रिप्ट का सिचुएशन, और तीसरी चीज है बाजार। हम देखेंगे कि कौन से ऐसे शब्द होंगे जो बाजार को और जो यूथ को कनेक्ट करेगा, यूथ को बात समझ में आएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा चलाने वाले और मोबाइल पे देखने वाली जो सबसे बड़ी संख्या वो यूथ की है। तो बाजार अपने तरीके से राइटर को डेवलप करता है। हम तो ये लिखने नहीं आए थे, हम तो साहिर साहब को अपनी पीएचडी समर्पित करके चले थे, और कि हम साहिर साहब के जैसा लिखेंगे गीत। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, पूछ कर अश्क अपनी आंखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने। या जेएनयू में हम गाते थे, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं ये स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। कहने का मतलब है कि बाजार अपने तरीके से यहाँ गीतकार को ढालता है, बाजार अपने सांचे। हाँ सागर, बहुत बहुत अच्छी बात कही है। और एक साथी हैं कोई राजेश चौबे जी, तो वो भी ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार हम भाषा को, लोक भाषा को व्यापार बनने से कैसे बचाएं। बचाने की आवश्यकता ही नहीं है। पूंजीवादी समाज में आप किसी भी भाषा या रचनात्मकता को आप कैसे बचा सकते हैं? बचाना संभव नहीं है। नहीं है। इसी को अगर बंबई में काबा या शारदा सिन्हा के तमाम गीत का पैसे नहीं कमाया, भरत शर्मा के गीत पैसे नहीं कमाए, तो लेकिन तो नहीं है। लेकिन जो मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ वो बात ये है कि बाजार जो है आपकी जरूरत है, आपकी आवश्यकता है, उसके अनुसार आपको कुछ ढलना पड़ेगा। लेकिन एक अच्छा क्रिएटिव राइटर, एक गीतकार, एक साहित्यकार इस बाजार से जूझते हुए कोई थोड़ी सी जगह तो वो निकाल ही लेता है। जैसे साहिर साहब का उदाहरण दिया, वो भी बाजार में रहते हुए ही उन्होंने लिखा था वो सारे गीत, वो फिल्मों में है। तो वो कहीं ना कहीं वो स्पेस, कहीं ना कहीं वो जगह वो निकालता ही है।
वो निकालता ही है। एक सेकंड, मैं बात पूरी कर लूं, मैं बात पूरी कर लूं पहले। वो जगह वो निकालता ही है जहां वो अपनी क्रिएटिविटी का, अपनी संवेदना का बाजार के सामने समर्पण न करते हुए उसी के गेम में, उसी के खेल में खेलते हुए वो अपनी झलक दिखा जाता है। मेरा ऐसा मानना है। बहुत सारे साहित्यकारों ने, बहुत सारे गीतकारों ने, बहुत सारे क्रिएटिव जो कार्य करने वाले लोग रहे हैं, उन्होंने उस दबाव में रहते हुए भी, उन आवश्यकताओं को देखते हुए भी वो जगह निकाल ली थी। और सागर के अंदर की संभावनाओं की जो मैं चर्चा कर रहा था, मुझे लगता है वो यही है। वो इसलिए यही है कि उस बाजार के बीच में रहते हुए भी, मैं बाजार को कुछ इस तरह से मान रहा हूं जैसे आप डूब रहे हैं। आप डूब रहे हैं, लेकिन नीचे से आपके पैरों के पास कोई ऐसा सहारा मिल गया है जिससे डूबते डूबते भी आप अपनी सांसें ले रहे हैं और कुछ अच्छा कर जा रहे हैं, बच जा रहे हैं, संघर्ष में विजयी हो जा रहे हैं। तो ये बाजार तो डुबोने वाली चीज है, ये बात बिल्कुल सही है, और उससे हम अलग हो भी नहीं सकते हैं, उसी के बीच में है। लेकिन वहीं से जगह निकालनी है, और वो जगह बंबई में काबा में निकली है। बाजार के दबाव में ही लिखा गया गीत है, विशुद्ध रूप से फिल्म के लिए लिखा गीत लिखा गया है, फिल्मी स्टाइल का गीत है, लेकिन क्रिएटिविटी है, संदेश है, उसमें बहुत सारी बातें हैं। तो वो बाजार से संघर्ष करते हुए रचनात्मकता को कैसे लाएंगे, इस पर बात भी होनी चाहिए। बिल्कुल धर्मनारायण, इस पे दो चीजें हैं। एक तो जावेद अख्तर साहब कहते हैं जी कि अगर आपने जिक्र किया कि साहिर साहब, मजरूर, शकील, शैलेंद्र जितने बड़े गीतकार हैं, उन्होंने खूब साहित्यिक रचनाएं की है, जमा के की है। जावेद अख्तर साहब को अगर मैं यहाँ कोट करूं तो उनका कहना है कि देखिए, इस तरह की फिल्में अभी बन भी नहीं रही हैं जिस तरह की फिल्में उस समय थी। अगर फिर सुबह होगी फिल्म बन रही है, तो साहिर साहब ने सारे के सारे गाने, फिर सुबह, इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, या तमाम गीत जो बने हैं, उस तरह की फिल्मों के जो कथानक है वो इस तरह के होते थे। आज के टाइम में अगर मोतीचूर, चकनाचूर फिल्म बन रही है, या जो भी फिल्में आज के टाइम में आ रही हैं, तो आपको उसी तरह से जाना होगा। गैंग वासेपुर का है तो जिया हो बिहार के लाला, जिया तो 1000 साला। उसमें इस तरह की जगह नहीं बच रही है कि आप साहिर साहब जहां औरत की बात करते हैं और जहां फिर सुबह होगी की बात करते हैं, या शैलेंद्र जिस तरह की रचनाओं की बात करते हैं, तो फिल्मों की इस तरह की जमीन नहीं है आज के टाइम में, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जो जहां तक रचनात्मकता में, लिरिक्स में साहित्यिकता की बात है, तो इन्हीं सिनेमा में रहते हुए इरशाद कामिल ने, अमिताभ भट्टाचार्य ने, मनोज मुंतशिर ने, तमाम कौसर मुनीर ने, तमाम इन रचनाकारों ने खूबसूरत गीत लिखे हैं। एकदम मॉडर्न होते हुए भी, मॉडर्न शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए अगर कौसर मुनीर लिखती हैं कि आज से तेरी गलियां मेरी गलियां सारी हो गई, आज से घर तेरा घर मेरा हो गया, अगर इस तरह की रचनाएं कौसर मुनीर करती हैं, तो निहायत नई शब्दावली, तेरे पिन कोड का नंबर, मेरे क्या है, सागर एक पुरानी बहस है, माफ कीजिएगा मैं हस्तक्षेप कर रहा हूं, लेकिन रोचक बात हो रही तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि चित्त वृत्तियों से गीतकार, साहित्यकार जो समाज की प्रवृत्तियां हैं पूरी तरह से उनके सामने सरेंडर कर देगा, समर्पित हो जाएगा, या वो नई चित्त वृत्तियां पैदा भी करेगा? नई प्रवृत्तियां। तुमने बात कही है कि इसी में से लोग संभावनाएं भी निकालते हैं, तो ऑफ कोर्स इसी में करते हुए वही इरशाद कामिल, तूने मारी एंट्रिया रे दिल में बजी घंटिया रे टन टन टन, और वही इरशाद कामिल आज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा, या जब यार करे परवाह मेरी तो क्या परवाह इस दुनिया की, जब मुझ पे लगाए पाबंदी मैं हूं ही नहीं इस दुनिया की। तो इतनी बड़ी बड़ी पोइट्री इरशाद कामिल इसी बाजार के बीच से दिए है,
उन्होंने बाजार के एतबार से भी बाजार भी दिया है। बेदी को बेस पसंद है भी इरशाद कामिल है। और बड़ी बड़ी पोइट्री जो है, जब वी मीट के गाने, लव आजकल के गाने, रॉक स्टार के गाने, बड़े बड़े गीत, इसी में स्पेस बनता है, इसी में जगह बनती है। जिस रचनाकार में जितना दम होता है वो इसी बाजार से अपने वो सहूलियत और अपनी जमीन तैयार करेगा। बेशक सागर जी, मैं माफी चाहूंगा, बीच में थोड़ा सा तकनीकी प्रॉब्लम आ गया था। सागर जी की बात को मैं थोड़ा सा और जोड़ना चाह रहा हूँ। दरअसल साहित्य में ये माना जाता है, साहित्य की दुनिया में अपनी जो अगर दुनिया अलग मानी जाए तो, कि लोकप्रिय जो होता है वो ओछा ही होता है या कम इस तरह से ही होता है कि अश्लील ही होता है, जन सरोकार उसका नहीं होता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन लोकप्रिय सिनेमा या जो बाजारू सिनेमा जिसे हीनता बोध के कारण कहा जाता है या हीनता की दृष्टि से कहा जाता है, उसकी भी अपनी एक सार्थकता है। मैनेजर पांडे ने शायद कहीं लिखा है कि ओछी कला को आप बहुत सीरियसली लिख दीजिएगा तो वो भी सीरियस लगने लगेगी। इस पर मुझे एक फिल्म का वाकया याद आ रहा है। जब बजरंगी भाईजान, जो कि मार्केट ओरिएंटेड फिल्म थी, आई थी, तो लोगों ने उसकी खूब आलोचना की थी कि एक खास विचारधारा की एक खास नारे को, जो संहार का नारा रहा है या लोगों की हत्याओं का नारा रहा है, उसका इस्तेमाल गाने में बहुत भयंकर तरीके से किया गया है और उसको जो है लोकप्रियता दिलाने की कोशिश की है। और उस तरह की इस तरह की जो चीज़ें हैं हत्याओं को और लोकप्रियता दिलाने का काम करते हैं या फिर मेन स्ट्रीम में लाने का काम करते हैं। लेकिन उस फिल्म को आप गौर से पूरा देखेंगे और उस गाने के सेटअप को उसमें देखेंगे और उस फिल्म का जो कैरेक्टर है उसकी जो गांधीवादी परिणति है आगे जाकर होती है, उसको देखेंगे तो उस गीत में उस जो उसको इस्तेमाल किया गया है उसकी व्यंग्यात्मकता आपको समझ में आ जाएगी। तो पूर्णत्व में देखना है। और एक तो ये एक बात मैं कहना चाह रहा था, लोकप्रिय का मतलब हमेशा भौंडा नहीं होता है। सत्यजीत रे जो बहुत सीरियस फिल्मकार माने जाते हैं, उन्होंने जो कहानियां लिखी है, जिस पर नेटफ्लिक्स ने अभी सीरीज बनाई है रे नाम की, उसको आप देख सकते हैं। तो लोकप्रियता की भी अपनी गंभीरता होती है। मोरा पिया बेमतलब का यार सागर जी ने लिखा है, बहुत लोकप्रिय गीत है, लेकिन उसका पॉलिटिकल टोन एक औरत के नजरिए से उस गाने को देखा जाए तो आप उसको समझ सकते हो, उसकी गंभीरता को। ये मेरा पॉइंट था। इस पर मैं महेश जी का, उससे पहले यादव सर का मैं टिप्पणी चाहूंगा कि लोकप्रिय गंभीर होता है या लोक से उसको कैसे जोड़कर देखा जाता है, क्या गंभीर या छिछला ही होता है? इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। बिल्कुल सही आपने कहा है। आपसे सहमत होते हुए मैं कहूंगा कि लोकप्रिय भी हो और गंभीर भी हो, साहित्यिक भी हो, ये तो सोने पे सुहागा है। और ऐसी रचनाएं जो हैं हुई हैं, जो मैंने शुरू में टिप्पणी करते हुए कहा था कि गंभीर मैसेज के साथ, अर्थ गंभीरता के साथ रची गई कविता या गीत सागर के, वो सूक्तियों जैसे हो गए हैं, वो लोगों की जुबान पर चढ़ गए हैं। तो एक तरफ उनकी गंभीरता भी है, रचनात्मकता भी है, अर्थ गांभीर्य भी है उसमें, और दूसरी तरफ वो लोगों की जुबान पर है। ये एक रचनाकार के लिए तो सौभाग्य की बात है, ये उसकी प्रतिभा की विशेषता है, इस पे तो कोई सवाल उठता ही नहीं है। प्रेमचंद जितने महान साहित्यकार हैं उतने ही लोकप्रिय हैं, सारी दुनिया उन्हें मानती है, उनके कथा साहित्य को, उपन्यास को। उनकी लोकप्रियता मैं नहीं समझता हूँ किसी के उनके सामने कोई ठहरती है उनकी लोकप्रियता का, लेकिन उससे उनमें कोई अगंभीरता की बात तो नहीं है। बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि जरूरी नहीं है कि जो लोकप्रिय है वो छिछला ही है, वो त्याज्य है, वो अस्वीकार्य होना चाहिए, उसकी तरफ नाक भौं सिकोड़ करके देखना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और एक दर्शक ने अभी एक टिप्पणी भी की है कि प्रोफेसर पांडे ने तो इस पर पूरा एक समाजशास्त्र के ढंग का अध्ययन भी किया है उन्होंने, और उन्हें बताया है कि जो ये लोकप्रिय साहित्य है, जिसे घासलेटी कहते हैं, छिछला साहित्य कहते हैं, उसका भी एक, वो भी किसी की खुराक है, वो भी किन्हीं की संवेदनाओं और भावनाओं को जो है वो बराबर खुराक के तौर पर उनको फायदा पहुंचा रहे हैं, उनकी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। तो हमें उस नजरिए को भी देखना पड़ेगा। यहाँ उस किस्म की लोकप्रियता या अगंभीरता या गंभीरता की बात नहीं हुई थी।
बात है कि उस फ्रेमवर्क में रहते हुए भी, उस परिदृश्य में रहते हुए भी किस प्रकार से हम अपने लिए एक स्पेस बनाएं कि उस रचनात्मक हस्तक्षेप कर सकें और एक नया ट्रेंड भी स्थापित करें। हम केवल उसके सामने सरेंडर ना करें, बल्कि स्वयं एक नई प्रवृत्ति भी तैयार करें, जैसा कि सागर ने एकमात्र गीत से, जो अभी सबके सामने आया है, एक नया झुकाव, एक नया ट्रेंड पैदा किया, एक नई प्रवृत्ति पैदा उन्होंने की है। ये इनकी रचनात्मक उपलब्धि है कि उस दायरे में रहते हुए भी उन्होंने इतना स्पेस निकाल लिया है कि लोग ये समझ सकें कि हाँ, ये बात कुछ खास कही गई है और ये हमारे दिल की बात है, ये भोलेपन की बात नहीं, छिछले स्तर की बात नहीं है, लोकप्रिय भी है और हमारी संवेदना को छूने वाला भी। जी बेशक ये भी एक मुद्दा फिल्मों के गीतों को और साहित्यिक रचनाओं को लेकर अलग अलग नजरिए को देखने को भी उठता है, जिसकी बात सागर जी ने हमारे पत्रिका में छपे साक्षात्कार में भी कही है कि साहित्य या गीतों को साहित्य का दर्जा, और ये बहुत लंबी मांग भी रही है या फिर एक तरह से मुद्दा भी रहा है चर्चा का। और अब आगे मैं इस कार्यक्रम को अभी पूर्ण विराम की ओर बढ़ाने की लिए मैं महेश जी को आमंत्रित करता हूं कि वो सधन्यवाद अपनी अंतिम टिप्पणी दे। मोबिन भाई, चर्चा तो बड़ी अच्छी चल रही थी और मुझे लगता है कि कुछ और चीजों पे बात हो जाए तो बेहतर है, लेकिन एक समस्या आ रही है कि इंटरनेट की समस्या हमारे यहाँ भी है और मुझे लगता है कि आपके यहाँ भी दिक्कत हो गई थी। अगर ऐसी कोई दिक्कत ना हो तो मुझे लगता है एक दो पहलुओं पे और बात की जा सकती है। खैर, अभी जो बात हो रही थी कि लोकप्रिय और गंभीर, ये दो चीजें हैं और इस लोकप्रियता और गंभीरता को आवाज आ रही है? अभी आ रही है, बीच में कट गई थी। हाँ, वो पता नहीं, आज बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा, बीच बीच में बहुत डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। खैर, मैं इसमें कह रहा हूं कि जो अभी चर्चा चल रही थी कि इसमें से हमको स्पेस निकालना पड़ेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और सागर भाई ने जाहिरा तौर पे निकाला भी है। इस एक गीत को ही आप देख लीजिए, या इसके ठीक पहले मैं एक और गीत का चर्चा करना चाहूंगा, जो पीपली लाइव में एक गीत है, सखी सैया तो रोज ही कमात है, महंगाई डांट खाए जाते हैं। ये एकदम लोक की गीत है और लोकप्रिय भी है और गंभीर भी है। मैं इन चीजों के इतर थोड़ा सा मैं उस तरफ इशारा करना चाह रहा हूं कि जो सिनेमा है, भोजपुरी सिनेमा है, भोजपुरी गीत है या अन्य लोक भाषाओं के गीत हैं जिसमें इस तरह के व्यवधान कह लीजिए या विकृतियां आ रही हैं, उन विकृतियों पे हमारे आलोचकों समीक्षकों की नजर कितनी है? क्या यहां ध्यान देना जरूरी नहीं है कि अगर हमारा रचनाकार, हमारा सिनेमा, हमारा जो मनोरंजन का यह क्षेत्र है एक तरह से वो भटक रहा है, तो क्या हमारी नजर उस पर नहीं पड़नी चाहिए? आज मैं देख रहा हूं सिनेमा पे जो समीक्षाएं लिखी जाती हैं, 3 स्टार 4 स्टार 2.5 स्टार दे करके लोग जो है कन्नी काट लेते हैं। भाई लिखिए ना, गंभीरता से लिखिए, उसके एक एक बहुत स्पेस है लिखने के लिए। और इधर के दिनों में तो आप देखिए कि सिनेमा ने बहुत कुछ दिया है बात करने के लिए, इतना कुछ दिया है। आप पिंक उठा के देख लीजिए, आप जो है इधर तमिल सिनेमा पे बात करिए ना, जो तमिल सिनेमा की मैं बात कर रहा हूँ, 4-5 फिल्में आई हैं पिछले 3-4 महीनों में, उठा के देख लीजिए कितना गंभीर बात करते हैं वो लोग। तो मामला ये नहीं है कि व्यावसायिकता और बाजारवाद एकदम से हावी है, हमको इस बीच में से रास्ता निकालना पड़ेगा। और डीएन यादव सर ने भी यह बात कही और सागर भाई भी इससे सहमत होंगे। और मुझे लगता है कि यह काम खासकर भोजपुरी के लिए सागर भाई ने एक पहल की है, खासकर इस गीत के माध्यम से कि बंबई में काबा, यह एक दिशा जरूर देगा आने वाले समय में। और इसको आप ऐसे ही नहीं देख सकते। आप देखिए कि इधर के दिनों में अभी हाल ही में मैं जिक्र करना चाहूंगा खासकर बलभद्र सर की किताब का, जिन्होंने भोजपुरी
साहित्य हाल फिलहाल और भोजपुरी साहित्य देश के देश का, ये 2 किताबें जो आई हैं। इधर के जितने भी भोजपुरी के गीतकार हैं, कवि हैं, उनको महत्वपूर्ण ढंग से नोट किया है, उन पे चर्चा किया है उन्होंने, और बहुत ही गंभीर तरीके से उन्होंने बात की। बहुत महत्वपूर्ण किताब मैं मानता हूं कि भोजपुरी के लिए है। उस तरह की बात और चर्चा भोजपुरी भाषा, गीत या साहित्य पे होनी चाहिए। बेशक बात भोजपुरी, देखिए सागर जी से होते हुए हम लोग लोक भाषाओं पर गए, लोक भाषाओं से लोक भाषाओं की सार्थकता और लोक पर गए। लोक में भी हम लोगों ने कैटेगराइज किया कि उसकी सार्थक उपयोग, निरर्थक उपयोग, और मार्केट, बाजार, और होते हुए हम फिल्मी गीतों पर गए और फिल्मों के गीतों पर गए, और उसमें भी हम लोग लोक को ढूंढने लगे। तो कुल मिलाकर लोक वृत्त की बात हम लोग कर रहे हैं, जिसको पुरुषोत्तम अग्रवाल बड़े ढंग से अपनी किताब में उठाते हैं, जो आप दोनों से, यादव सर से और सागर सर से जुड़े हुए हैं। मैं देख रहा था परिचय में आप लोगों के, तो इस तरह से लोक वृत्ति की बात हो रही है कुल मिलाकर, जिसके लिए कलाएं हैं और जिसके द्वारा कलाएं हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो हम लोगों की ये जो चर्चा है काफ़ी सार्थक रही, और काफ़ी बहुत सारी चीज़ें और भी है, हम भविष्य में आगे और भी जुड़ेंगे। और मुझे उम्मीद है सागर जी समय निकालेंगे और यादव सर भी अपनी बात कहेंगे। कुछ कहना चाह रहे हैं? एक छोटी सी टिप्पणी और करूंगा, मेरे मन की आकांक्षा है वो मैं कर दूं। सागर की जो कविताएं हैं, जो उसकी बिंबात्मकता है, उसकी बड़ी चर्चा है, और वो चर्चा वाजिब चर्चा है। बिंब धर्मी जो कविता की बात की जाती है जी। हमें एक हमारे गुरु जी पढ़ाया करते थे, प्रोफेसर वीर भारत तलवार, और वो गद्य पढ़ाते थे, उपन्यास, कहानियां। तो भाषा के बारे में जब बात किया करते थे तो एक बड़ी मार्के की बात कहा, विशेष रूप से जब वो मैला आंचल पढ़ाते थे तो कहा करते थे कि देखो ये लोग के शब्द उठा करके लाए गए हैं। हम लोग जब कम समझ थी तो हम ये कहा करते थे कि बोले भाषा कैसी है, तो हम कह देते थे गांव की है, अंचल की है, लोक की भाषा है। तो बोले लोक की भाषा क्या होती है? उनका जैसे ये लोक के शब्द हैं यही भाषा है, कम समझते। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बात शब्दों की नहीं है, बात है उस मनोदशा की। अगर वो किसान है, अगर वो एक महिला है, वो एक दलित है, वो एक गरीब है, तो उसके पूरे रग रग में जो पिरो करके भाषा निकली है, उसके अनुभव अनुभूतियों का, संवेदनाओं के रस में डूब करके जो भाषा निकली है, वो भाषा की बात मैं कर रहा हूं। मुझे वो बताओ कि इसमें उसकी मानसिकता निकल के इस पात्र में आई है कि नहीं। मुझे वो बात इसलिए याद आ रही है कि सागर की जो भोजपुरी भाषा है, उनकी कविताओं में जो संवेदना उभर करके आती है, वो कहीं से पकड़ करके लाए गए शब्द नहीं है। दादी के भी शब्द ज्यों के त्यों नहीं है, वो एक तरह से रचनात्मकता की आग में तप करके और उस जमीन के वास्तविक शब्द हैं। ये जो विशेषता है ये और गीतकारों में मुझे कम देखने को मिलती है, और इस बात की ओर मैं अक्सर कहता, इसीलिए वो बिंब स्पेशल है, इसीलिए वो बिंब बिल्कुल अलग दिखाई पड़ते हैं कि अरे ये बिंब तो बिल्कुल अलग है, ये कहाँ से आए, टटके से बिंब कहाँ से आ गए हैं। ये इसलिए आए हैं कि उस मनोदशा की उपज है, उस संवेदना और अनुभूति से पक करके निकले हैं, वो कहीं से अर्जित करके जबरन थोपे गए नहीं। शायद मैं कुछ हद तक समझा पाया हूँ, इसके आगे भी बहुत सारा कुछ है इसमें, वो सागर और रचनात्मकता को समझा सकते हैं। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये बिंब, और जो बिंब के नाम पर ड्राइंग की जा रही है, एक तो आलेखन है और एक है वास्तव में उस बिंब को जिया गया है और उसे आपके सामने रचनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। तो ये मेरी आखिरी टिप्पणी थी, और आपने इतना सारा अवसर दिया, इसके लिए मैं अभी से आभार व्यक्त कर रहा हूँ। धन्यवाद। ये बिल्कुल सही बात कही आपने कि लोक से जुड़ाव और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी चर्चा की। मैं भी और टिप्पणी पर टिप्पणी देना चाहूँगा, आपकी टिप्पणी पर नहीं, एक स्वतंत्र टिप्पणी देना चाहूँगा कि
कविता या कला वो होनी चाहिए जो या तो नारा बन जाए या फिर वो बन जाए अपना लोकगीत बन जाए। लोक की तरफ से तो लोकगीत आते हैं, एक रचनाकार की तरफ से जो गीत है लोक की जबान पर चढ़ जाए या फिर वो नारा बन जाए किसी आंदोलन का, वो बहुत हद तक कभी उसको नहीं मारा जा सकता। शुक्ल ने कहा था कि गीतात्मकता होगी तो नहीं मार सकता। मैं कहता हूँ कि ये लोकगीत बन जाए या नारा बन जाए, उससे बेहतरीन कविता नहीं है। तो ये जो नारा और लोकगीत बनने की दोनों क्षमताएं, जैसा कि हम शुरू से कह रहे हैं, सागर जी संभावनाओं के रचनाकार है, तो वो संभावनाएं सागर जी में दोनों दिखाई देती है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने अभी चर्चा एक की। दर्शक माफ कीजिएगा, एक दर्शक की मांग है, मेरी भी यही इच्छा है कि सागर से एक बहुत सुंदर ढंग से तरन्नुम में एक कोई भोजपुरी कविता सुना जाए। बहुत दिनों से सुना भी नहीं गया है, तो बेशक अगर आप इच्छुक हैं, आप भी, मुझे लग रहा है कि आप भी बेशक जी 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 बिल्कुल उत्सुक है, इच्छुक ही नहीं उत्सुक है। और सागर जी की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एक तरन्नुम एक में से तो अधिक भी आप सुनाए तरन्नुम में तो कैसे अब लाइन को ही हम तरन्नुम मान बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप सुनाए सही। नहीं वो कविता जो है, जैसे वो गीत था, अब कैसे आई फेरू यह नगरिया हो डगरिया मसान हो गई, हाँ हाँ तो वो लिरिक्स ही याद नहीं है, मुखड़ा शायद याद है। कैसे आई फेरू यह नगरिया हो, कैसे आई फेरू यह नगरिया हो, डगरिया मसान हो गईल। कैसे आई फेरू यह नगरिया हो, डगरिया मसान हो गईल। खुनवा पसीना ई जिनगिया हो, कौड़ी के दाम हो गईल। मैं एक जो जेएनयू के दिनों में एक मैंने भोजपुरी का गाना लिखा था, वो गा के सुनाता हूँ, शायद मैं गा पाऊँ, कोशिश करता हूँ। कबल जुल्मवा के शासन चलैबा, कबल जुल्मवा के शासन चलैबा, हमके बनाई बनिहार की हे भैया कबले रहा बनिहार की हे भैया कबले रहा बनिहार। बाबूजी के खटते उमीरिया ओराइल, तब न कर जाके पेटवा भराइल। बाबूजी के खटते उमीरिया ओराइल, तब न कर जाके पेटवा भराइल। बाबूजी के मुअला पर घर भर मजूर भइल, बाबूजी के मुअला पर घर भर मजूर भइल। भरनी न कर जा तोहार की हे भैया कबले रहा बनिहार की हे भैया कबले रहा बनिहार। बड़का लइकवा गईल हरवाही, मझिला के परुए के छूटली पढ़ाई। बड़का लइकवा गईल हरवाही, मझिला के परुए के छूटली पढ़ाई। नन्हका लड़िकवा के दूधवो जुलुम भइले, नन्हका लड़िकवा के दूधवो जुलुम भइले। छतिया पकड़ जा के भार की हे भैया कब रहा बनिहार की हे भैया कबले। तके करा से दुखवा के पर्वत देखाई, हमारे समैया भइल बा कसाई। के करा से दुखवा के पर्वत देखाई, हमारे समैया भइल बा कसाई।
पानियो ले पातर समैया हमार भइल, पानियो ले पातर समैया हमार भइल, अखिया में लोहुआ के धार, की हे भैया कबले रहब बनिहार, की हे भैया कबले रहब बनिहार। आखिरी कड़ी धनिया होरी का जिक्र है कि धनी आया होरी के मन सुग बुगाई, बतिया न पुरखन के फेर दोहराई, धनी आया होरी के मन सुग बुगाई, बतिया न पुरखन के फेर दोहराई, सागर सपनवा के उगिहे किरनिया, सागर सपनवा के उगिहे किरनिया, कि जल्दी होई भिनुसार, कि हे भैया अब ना रहब बनिहार, कि हे भैया अब ना रहब बनिहार। पानी से पातर समय। क्या बात, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। अभी जो है मैं अपनी तरफ से एक आपसे गीत सुनना चाहूँ, गीत या आपकी कविता सुनना चाहूँगा। वो है इश्क की खुशबू आती है। बहुत जबरदस्त कविता है। सागर जी से इल्तिजा है कि वो कविता सुनाए हमें जरूर। शुक्रिया। मैं देखता हूँ कि कितने टुकड़े मुझे याद है। जब दुआएं बन के शबनम फूलों पे गिर जाती हैं, जब दुआएं बन के शबनम फूलों पे गिर जाती हैं, मजनू के मैले कुर्ते से इश्क की खुशबू आती है, मजनू के मैले कुर्ते से इश्क की खुशबू आती है, साहिर के जीव बचे हुए सिगरेट के उस टुकड़े की खुशबू, साहिर के जीव बचे हुए सिगरेट के उस टुकड़े की खुशबू, ज्यों गुलजार के गीतों के उस छोटे से मुखड़े की खुशबू, ज्यों गुलजार के गीतों के उस छोटे से मुखड़े की खुशबू, अपने भजन से मीराबाई इनकलाब जब लाती हैं, अपने भजन से मीराबाई इनकलाब जब लाती हैं, मजनू के मैले कुर्ते से इश्क की खुशबू आती है, मजनू के मैले कुर्ते से इश्क की खुशबू आती है। और अंकुर फूट रहा हो कोई जब धरती के सीने से, अंकुर फूट रहा हो कोई जब धरती के सीने से, आज हवाएं महक गई हैं किसके गजब पसीने से, आज हवाएं महक गई हैं किसके गजब पसीने से, खेतों की मेड़ों पर धनिया जब बीड़ी सुलगाती है, मजनू के मैले कुर्ते से इश्क की खुशबू आती है, मजनू के मैले कुर्ते से इश्क की खुशबू आती है। और जब तावीज के भीतर भीतर आयत ने दम तोड़ दिया, जब तावीज के भीतर भीतर आयत ने दम तोड़ दिया, कैसे रेगिस्तानों में रांझे को लाकर छोड़ दिया, कैसे रेगिस्तानों में रांझे को लाकर छोड़ दिया, देख के सोहनी के मटके को, देख के सोहनी के मटके को जब नदियां बल खाती है, मजनू के मैले कुर्ते से इश्क की खुशबू आती है, मजनू के मैले कुर्ते से इश्क की खुशबू आती है। तो कहीं अधूरी राधा तो कमली का आंचल मैला है, कहीं अधूरी राधा तो कमली का आंचल मैला है, और कहीं चीखती हीर कहीं चौखट के भीतर लैला है, कहीं चीखती हीर कहीं चौखट के भीतर लैला है। अनारकली को जब सत्ता दीवारों में चुनवाती है, मजनू के मैले कुर्ते से इश्क की खुशबू आती है, मजनू के मैले कुर्ते से इश्क की खुशबू आती है। और जब शीरी की खातिर उस फरहाद ने पर्वत काट दिया, जब शीरी की खातिर उस फरहाद ने पर्वत काट दिया, और दशरथ माझी ने पहाड़ को दो हिस्सों में बांट दिया, दशरथ माझी ने पहाड़ को दो हिस्सों में बांट दिया। खून से लिखे खत में दुनिया, खून से लिखे खत में दुनिया
जब तेजाब मिलाती है, मजनू के मैले कुर्ते से इश्क की खुशबू आती है, मजनू के मैले कुर्ते से इश्क की खुशबू आती है। और जिस पेड़ के नीचे हंसती है, शाखों में फूल निकल आए। जिस क्या पेड़ बात, के नीचे क्या बात हंसती है। है, शाखों में फूल निकल आए। वो पांव जमी पे रख दे तो फसलों में दाने लग जाए, वो पांव जमी पे रख दे तो फसलों में दाने लग जाए। और सागर की गजलों में जब वो नुक्ता सही लगाती हैं, मजनू के मैले कुर्ते से इश्क की खुशबू आती है, मजनू के मैले कुर्ते से इश्क की खुशबू आती है। ये पदबंध दोबारा सुनाया जाए। बेशक बेशक। जिस पेड़ के नीचे हंसती है, शाखों में फूल निकल आए। क्या बात, जिस पेड़ के नीचे हंसती है, शाखों में फूल निकल आए। वो पांव जमी पे रख दे तो फसलों में दाने लग जाए, वो पांव जमी पे रख दे तो फसलों में दाने लग जाए। सागर की गजलों में जब वो नुक्ता सही लगाती हैं, मजनू के मैले कुर्ते से इश्क की खुशबू आती है, मजनू के मैले कुर्ते से इश्क की खुशबू आती है। क्या बात, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब सागर भाई, सलाम पहुंचे, सलाम पहुंचे चर्चा का सागर सबसे शानदार अंश ये रहा। बहुत खूब, बहुत खूब। बेहतर रहा बहुत। अब मैं आगे महेश जी की तरफ माइक बढ़ाना चाहता हूं और उनसे एक इल्तिजा भी है कि वो अपनी फिलहाल अभी जो उन्होंने कविता लिखी थी महिला हॉकी टीम के जीतने पर, सेमीफाइनल तक जाने पर, उसको वो सुना दे, उसकी चंद पंक्तियां ही सुना दे और उसके बाद औपचारिक धन्यवाद कर दे इस परिचर्चा भाग लेने के लिए सभी का, दर्शकों का। महेश जी की कविता, महेश जी आप, महेश जी से गुजारिश है मेरी भी कि वो कविता सुना। मैं तो कुछ और सोचा था कि कुछ और सुनाऊंगा, कुछ और भी सुना दीजिए और वो भी सुना दीजिए। सुनाइए, ये भी सुनाइए। शाम अपनी है, रात भी अपनी हो सकती है, कोई ऐसी बात नहीं सागर भाई की तरह से मुझे चीजें याद नहीं रहती, मेरा ही लिखा हुआ एक लाइन भी मुझे याद नहीं रहता। ये मेरी बड़ी भारी समस्या है। और खैर ये गीत मैंने जस्ट पता नहीं कैसे लिख दिया, और पहले 2 लाइन लिखा, उसके बाद से फिर जो है आगे ये बढ़ता चला गया और मैं टहलते टहलते इसको लिख दिया, जिसको काफी लोगों ने जो है शेयर भी किया है और तारीफ भी की है। और शायद यही वजह है कि मोबिन भाई की नजर में यह पड़ गया। तो ये हमारी खुशनसीबी है कि इन्होंने याद दिला दिया और हमें ये सुनने का अवसर मिल रहा है। जी हाँ, तो दरअसल अब पता नहीं, इसका मैं नहीं जानता हूं कि क्या लय है, मैं जस्ट पढ़ूंगा बस, और कुछ नहीं उसमें मैं कुछ कह सकता। खैर, आज हम महिलाओं ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है ओलंपिक में। बाद में हमारे जो पुरुष साथी भी हैं, वो उन लोगों ने भी उनके देखा देखी हौसला जगा और देखिए, और जो मेडलों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई। इसी पे मैंने उस समय लिखा था ये कि बबुआ खेले पबजी पबजी बबनी खेले हॉकी, बबुआ खेले पबजी पबजी बबनी खेले हॉकी, तुलसी बाबा सुनला वहीं कई लौर बाबा की, तुलसी बाबा सुनला वहीं कई लौर बाबा की। आगे 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 है, तोहरे ताड़न के चक्कर में बबनी कबले चुप रही, तोहरे ताड़न के चक्कर में बबनी कबले चुप रही, बबुआ से बेहतर बा बबनी सगरे दुनिया देख रही। क्या बात। अब बहुत तोहरे ताड़न के चक्कर में बबनी कबले चुप रही, बबुआ से बेहतर बा बबनी सगरे दुनिया देख रही। अब बहुत भइली ढोंग तमाशा बबनी इज्जत राखी, तुलसी बाबा सुनला वहीं कई लौर बाबा की। क्या तुलसी बाबा सुनला वहीं कई लौर बाबा की। आगे आगे जो है, बबुआ चंदन तिलक लगावे बबनी लावे मेडल, अरे बबुआ चंदन तिलक लगावे बबनी लावे मेडल, अब मन्नू बाबा देख के आजकल रहत आने बेकल। बबुआ चंदन तिलक लगावे बबनी लावे मेडल, मन्नू बाबा देख के आजकल रहत आने बेकल। का सोच के वो लिखले रहलन धर्म कर्म के पाती,
तुलसी बाबा सुन लो वहीं कई लौर बाबा की। सीधी चोट, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थोड़े शब्दों में बहुत गहरी बात। जी। सती सावित्री और अहिल्या बड़ी गर्व से बोले, सती सावित्री और अहिल्या बड़ी गर्व से बोली, पीछे तनिको हटिया न बबनी, बबुआ केतनो डोली। सती सावित्री और अहिल्या बड़ी गर्व से बोली, पीछे तनिको हटिया न बबनी, बबुआ केतनो डोली। चढ़ी मुड़ेर पर हाथ लगावे, देखा बड़की काकी, तुलसी बाबा सुनला वहीं कई लौर बाबा की। तुलसी बाबा कई लौर बाबा। क्या बात है, दृश्य बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल नब्ज पर हाथ आपने और बिल्कुल सही समय पर रखा है। सही समय पे मारा है आपने। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज और सुनाना चाहूंगा, एक भोजपुरी गीत जो है लिखा था मैं बहुत पहले। जी जी। और देखिएगा कि उसमें क्या क्या चीजें हैं कि सोने के चिड़ैया मोरे देसवा मनैया से। जी। नेटवर्क ने मुझे लगता है धोखेबाजी की है। हाँ, नेटवर्क बीच बीच में कट रहा है। जी। आज नेटवर्क का झोल। आवाज आ रही है क्या? हाँ, अभी आ रही है। अच्छा अच्छा, ठीक। फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ उसको। जी जी। सोने के चिड़ैया मोरे देसवा मनैया से, करेला गोहार दिन रात मोरे बचवा। सोने के चिड़ैया मोरे देसवा मनैया से, करेला गोहार दिन रात मोरे बचवा। अंगना में कूदत रहे रोजे फरगुदिया हो, कहावा लुकाइलू बहार मोरे बचवा। कहावा लुकाइलू बहार, क्या बात, बहार मोरे बचवा। महुआ के पेड़ावा पर खोता रहे सुगवा के, महुआ के पेड़ावा पर खोता रहे सुगवा के, कहाँ उड़ी गई ले उ सुगा मोरे बचवा। खेत खलिहान और पोखरा इनारवा से, जेकरा में बसे त परान मोरे बचवा। ईद बकरीद और होली रे दिवलिया से, भइल का सलाम नमस्कार मोरे बचवा। गावे गावे हाट लागे तजिया के मेलावा हो, काहे भइल सगरे उजाड़ मोरे बचवा। डीह बाबा चली गई ने पिपरा के नीचवा से, बनी गई लैसन सरकार मोरे बचवा, बनी गई लैसन मोरे सरकार मोरे बचवा। आपने तो शब्दों को तीर बना दिया है। वेदना वेदना तो है ही है, साथ ही साथ जो है शब्दों को तीर भी बनाया है आपने। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। कोशिश करता हूं और अनायास तरीके से कभी कभी सागर भाई वाली जो शक्ति है वो मेरे अंदर कभी कभी प्रवेश करती है, कुछ लिख लेता हूँ। आमतौर पे होता नहीं है। खैर, मैं इस कार्यक्रम के संदर्भ में ये कहना चाहूंगा कि यह कार्यक्रम बहुत बेहतरीन रहा, और जिस संपादकीय में जो चिंता हमारी है, वह चिंता इस कार्यक्रम के रूप में भी एक कदम आगे अपना पैर रखी है, एक कदम बढ़ाई है। इस बहस में भी वो चीज उभर के सामने आई है, और इसके लिए मैं सबसे पहले अपने तमाम रचनाकार साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जितने साथियों ने रचनात्मक रूप से उस पत्रिका में अपना योगदान दिया, वह बहुत ही काबिले तारीफ है कि उनको एक बार सूचना मिली, और सूचना मिलने के बाद वह स्वाभाविक तौर से पूरा दिल खोल के लिखा, कोई किसी तरह का बाउंडेशन या लेप लगाने की कोशिश नहीं की। मन की बात लिखी है। जो आजकल मन की बात जो है वो मन की बात नहीं, उसे न लिया जाए। ये दूसरे मन की बात है, ये प्रेम के मन की बात है। तो वह बात आई, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं पूरे परिवर्तन पत्रिका टीम की तरफ से। और यह कार्यक्रम जो है पिछले 3-4 अंकों से जो हमारा अंक पब्लिश हो रहा है, उसके बाद से कोरोना के समय में ही एक परंपरा सी चल पड़ी है कि एक अंक पब्लिश होगा, उसके सप्ताह के बाद उस पर हम थोड़ा बहुत परिचर्चा करेंगे। तो उसी नजरिए से यह परिचर्चा आयोजित की गई, और इसमें हमारे जो सहयोगी साथी रहे हैं संपादकीय टीम के और सलाहकार
टीम में जितने भी लोग रहे हैं उनका मार्गदर्शन मिलता रहा है, सुझाव भी मिलता रहा है। मैं उनके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और इतना बढ़िया कार्यक्रम का संचालन करने के लिए मोबिन भाई मैं आपका आभार करता हूं। लेकिन मैं सागर भाई को थोड़ा सा अंत में इसलिए लेके आया और डीएन सर को इसलिए अंत में लाया कि आप लोग इस कार्यक्रम के मजबूत खंभे कह सकते हैं, मजबूत खंभे आप ही लोग थे, स्तंभ थे। खंभा कहना बड़ा अजीब लगेगा लेकिन स्तंभ थे इस कार्यक्रम के। हाँ, तो खासकर डीएन सर ने जो बात कही वो बहुत ही गंभीर है, उस पर चिंतन करने योग्य है। और सागर भाई ने भी जो अपनी मजबूरी बताई कि इस बाजारवाद के समय में एक मजबूरी है रचनाकार के सामने, लेखक के सामने या पटकथा लेखक के सामने एक समस्या है, लेकिन इस बीच में ही आप इसको उस तरीके से न देखें, आप न चाहते हुए या चाहते हुए जैसे भी आपने इस बीच का एक रास्ता निकाल दिया है बंबई में काबा करके, यह प्रयास इसी तरह से हम उम्मीद के रूप में देखते हैं आपसे। और यह मैं नहीं देख रहा हूं, इस अंक के जितने पाठक हैं और जो आगे पढ़ेंगे और जो इस तरह की भावना रखते हैं भोजपुरी हो गई या किसी भी लोक भाषा के प्रति, वह आपसे और आप जैसे रचनाकारों से यह उम्मीद रखते हैं कि आगे आप लोग निरंतर इस पे थोड़ा बहुत तो ध्यान रखेंगे ही। साथ ही मैं उन लोगों से भी अपेक्षा रखता हूं कि जो अपनी माटी में रहे हैं वो अपनी माटी को इस तरह से इग्नोर ना करें, थोड़ा सा ख्याल जरूर करें। तो उनसे निवेदन है कि अब भी समय बिगड़ा नहीं है। खैर, इन तमाम सागर भाई अगर नहीं होते, उनकी रचना नहीं होती तो शायद यह अंक नहीं हो पाता। इतने बेहतरीन सारी चीजों के लिए मैं उसमें किसी शब्द को नहीं जोड़ रहा हूं, सभी समाहित कर ले रहा हूं। इन तमाम चीजों के पीछे जो है, इस अंक के संदर्भ में जो भी चीजें जुड़ रही हैं, सागर भाई ही केंद्र में है। इसके लिए मैं सागर भाई, आपका जो सहयोग मिला है इस दौरान, जो आपका विनम्र एक बातचीत का तरीका रहा है, जब भी मैं बात किया हूं आपने रिप्लाई किया है और उस तरीके से आपने हमें सुझाव भी दिया है, अपनी बात भी रखी है और आप बहुत प्रेम से एक लगाव, मतलब पता नहीं मैं क्या कहूं, समझ में नहीं आ रहा है कि पहली बार जब आपसे बात हुई तो मैं भोजपुरी में बात किया था, मुझे याद है, जो कि आमतौर पे होता नहीं कभी भी। मैं इन तमाम चीजों के लिए सागर भाई आपका बहुत बहुत आभारी हूं और बहुत बहुत धन्यवाद कि हम इस पे आज चर्चा कर रहे हैं। और डीएन सर, आपका जो संस्मरण पहली बार पढ़ा उसके बाद ही लगा कि नहीं, सर को चर्चा में पक्का रखना है। और भी लोगों को जोड़ना चाहता था मैं, चूंकि राकेश पटेल सर भी थे और एक लोग भी जोड़ना चाहता था मैं, लेकिन दिक्कत समय की है, इस वजह से संख्या कम रखी कि हम लोग केवल डीएन सर और सागर भाई को ही सुने। फिर भी यह कार्यक्रम बहुत बेहतर रहा, अपने हिसाब से अपनी ऊंचाई तक भी गया, चिंता भी जाहिर की गई इसमें। और डीएन सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही और इस कार्यक्रम के केंद्र में आप बने नहीं रहे, दरअसल थे ही, बनना नहीं है, आप थे, इस केंद्र में थे ही। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आपने अपना समय दिया, बहुत शुक्रिया। चलिए, इसके बाद औपचारिक मोबिन भाई एक चीज छूट रहा है, और हमारे साथी दर्शक, होता क्या है, थोड़ा सा भूल जाते हैं हम आमतौर पे, जितने साथी दर्शक हैं, बहुत अच्छे सवाल किए। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल था और रोचकता से आप सुनते रहे लगातार, और इस परिचर्चा में आप पूरी तरह से भागीदार रहे। आप एकदम ऐसी भागीदारी निभाई कि हमें लगा ही नहीं कि नहीं हम लोग केवल आपस में बात कर रहे हैं, नहीं, हम लोग आपसे भी बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था। तो इतनी संजीदगी से और इतना प्रेम दिखाने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी परिवर्तन टीम की तरफ से शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलिए मोबिन भाई, ठीक है, धन्यवाद के बाद समाप्ति की घोषणा एंड कर देते हैं। एंड कर बिल्कुल।